अच्छा देखो, अब हमारे पास यहाँ पे आता है कि जो एंथैल्पी चेंजेस हैं उनकी डेफिनेशंस क्या होती हैं। ठीक है। देखो, जब भी हम एंथैल्पी चेंज डिफाइन करते हैं ना, तो स्टैंडर्ड कंडीशंस के ऊपर डिफाइन करते हैं। यानी किसी भी चीज की स्टैंडर्ड एंथैल्पी डिफाइन कर रहा हूँ, किसी की डेफिनेशन को डिफाइन कर रहा हूँ, तो मैं स्टैंडर्ड पे को डिफाइन करता हूँ। ठीक है। देखो, जैसे कि सबसे पहला आता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। अच्छा देखो, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन और फॉर्मेशन में डिफरेंस क्या होता है? ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन और कंबशन में डिफरेंस क्या है? देखो, तुम्हारे पास तुमने आईफोन लिया है। अब आईफोन इट सेल्फ एक ब्रांड है। अब आईफोन के अंदर आईफोन 14, 15, फिर एक्स मैक्स, फिर अल्ट्रा, इस तरीके से। अब क्या है, आईफोन के डिफरेंट ब्रांड्स हैं। एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन या स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन या स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, ये क्या होता है? ये आपके पास एक आईफोन है, इसके नीचे यानी कि अब जो भी एंथैल्पी चेंजेस सबको आप स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन बोल सकते हो। यानी जितनी भी आपके पास एंथैल्पी चेंजेस को आप एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन बोल सकते हो अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। सही है। यानी कि द एनर्जी रिक्वायर्ड व्हेन अ reactant are converted to product under standard condition. ओके। The enthalpy change when reactant is converted to product, when or when a product is formed from reactant, एक ही बात है, हम्म। is converted to product under standard condition। ठीक है। तो वो स्टैंडर्ड कंडीशन में होते हैं। ठीक है। कोई भी आपके पास कोई भी रिएक्शन हो रहा है, उसका एंथैल्पी चेंज है, तो वो आपके पास क्या लाएगा? मोलर, स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन या नॉर्मल एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, वो बात एक ही है। ठीक है। अब इसके पास यहाँ पे थोड़ा डिफरेंशिएट होता है AQA और वो CI में। CI में ज्यादा डेफिनेशन है। AQ में सिर्फ स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन है, और हम्म। स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ कंबशन है। ठीक है। अब देखो, होता क्या है फॉर्मेशन और रिएक्शन में, फर्क क्या है? अब सबसे पहले आता है स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन। ये क्या होती है? देखो, इसमें आपको तीन कंडीशन फुलफिल करनी होती है। तो वो आपका, अगर आपको कोई भी रिएक्शन हो रहा है और एंथैल्पी चेंज है, तीन कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो इट इज और एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन। सबसे वो पहले क्या है कि एलिमेंट हो, एलिमेंट से प्रोडक्ट बन रहा हो, वो एलिमेंट अपनी स्टैंडर्ड कंडीशन में हो, स्टैंडर्ड स्टेट में हो। और थर्ड, हमारे पास 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा हो। कंडीशंस क्या क्या है इसकी? उसके बाद इसकी डेफिनेशन पे भी आता है। डेफिनेशन तो जाहिर सी बात है, आपको कभी वो लिखने को बोलेगा तो आपको लिख दोगे, लेकिन अगर वो आपको बताने के लिए बोल रहा है कि आप कि क्या आपको इन रियल में आइडेंटिफाई करना है, तो आप फिर इस तरीके से करते हो। क्या मतलब? कंडीशन 1 क्या है? एलिमेंट्स होने चाहिए। दूसरा, उनकी स्टैंडर्ड स्टेट होनी चाहिए एलिमेंट्स की, यानी कि इसके ऊपर भी बात करते हैं। ठीक है। सेकेंडली, 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म होना चाहिए। सही है। तो ये आपके पास ये सब तीन चीजें मिलती हैं, तो ये मिलके बनता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन। अब इसका वो मतलब क्या है? देखो, जैसे मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन वो नहीं है। ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो, पहली तो कंडीशन फुलफिल हो रही है, ये एलिमेंट तो बन रहे हैं। थर्ड कंडीशन भी फुलफिल हो रही है, 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट बन रहा है, लेकिन सेकंड कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, स्टैंडर्ड स्टेट नहीं है। स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब है जो CL है, उसकी स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड स्टेट होती है हाफ CL2। ये खाली CL लिखा हुआ है। स्टैंडर्ड स्टेट क्या होती है? हाफ CL2।
ये खाली सीएल लिखा हुआ है, तो ये स्टैंडर्ड स्टेट नहीं है। इसकी स्टैंडर्ड स्टेट क्या होगी? ये एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन कब कहलाएगा? ये नॉर्मल एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन कहलाएगा, डेल्टा एच आर। स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन वो कब कहलाएगा? जैसे वो सोडियम में, सोडियम मोनोएटॉमिक होता है, यस, और वो सॉलिड फॉर्म में होता है स्टैंडर्ड स्टेट में, तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है। यहाँ पे मेरे पास हाफ Cl2 लिखा हो और गैस लिखा हो, और ये क्या लिखा हो? डेल एच आर। अभी हो जाएगा डेल एच एफ, और ये NaCl सॉलिड बन रहा है। अब यहाँ पे देखो क्या है, मेरे पास Na भी स्टैंडर्ड स्टेट में, क्यों? ये सॉलिड भी है, सेकेंडली ये मोनोएटॉमिक होता है, खाली Na, तो ये Na भी है। मेरे पास जो Cl है वो भी स्टैंडर्ड स्टेट में है, क्योंकि वो Cl2 होता है, और दूसरा वो गैस भी है, ठीक है। तो ये मेरे पास स्टैंडर्ड स्टेट है, लेकिन मैंने हाफ जो मैंने को लगाया, हाफ मैंने इसलिए ये अप्लाई किया कि मुझे भाई NaCl में एक Cl चाहिए। अब जब मुझे एक Cl चाहिए, तो मुझे Cl2 तो मैंने को लिखा ना उसको, उसकी स्टैंडर्ड स्टेटमेंट को करने के लिए, तो उसके साथ मुझे हाफ अप्लाई तो करना पड़ेगा, ताकि Cl2 मेरा बर्न हो जाए और मुझे खाली NaCl में एक ही Cl मिले, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। किस तरीके से? ये स्टैंडर्ड एलिमेंट भी है, स्टैंडर्ड स्टेट भी है, और थर्ड ये 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट भी फॉर्म हो रहा है। तो ये मेरे पास स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन है। अब इसकी हम डेफिनेशन जो है वो लिखते क्या है? देखो डेफिनेशन तो मैं सीधी बात बोलता हूँ, जो बुक में लिखी हुई है एज इट इज उसी तरीके से नोट डाउन कर लो, सही। हम्म। इट इज एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ substance is formed from its element under standard condition। अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। अब यहाँ पे देखो दो चीजें हो गई ना, एक आ गया 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्म, ठीक है। सेकंड आ गया इट्स एलिमेंट। दो कंडीशन फुलफिल हो गए। थर्ड कंडीशन के लिए एंड में फिर हम ऐड करते हैं ऑल reactants and product must be in their standard state, must be in their standard state, सही है। मस्ट बी इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, इनका स्टैंडर्ड स्टेट में होना जरूरी, ठीक है। अब ये तीनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है ना। ये क्या था? ये मेरे पास 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज फॉर्म थी, थर्ड कंडीशन जो मैंने लिखी थी, और इट्स एलिमेंट फर्स्ट कंडीशन थी, और स्टैंडर्ड स्टेट सेकंड कंडीशन थी। तो तीनों कंडीशन का यहाँ पे आपने जिक्र करना बहुत जरूरी है। और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मेजॉरिटी टाइम्स नेगेटिव होती है, यानी कि 99.99% ये नेगेटिव होगी। क्यों? ये हेक्सोथर्मिक होती है, क्योंकि क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रही है ना, तो ये क्या होती है? नेगेटिव होती है, ठीक है। इट मस्ट बी नेगेटिव बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेशन ज्यादा हो रही होती है, ठीक है। यहाँ पे एंडोथर्मिक का भी रोल होगा, लेकिन यहाँ पे जो वेटेज है वो फॉर्मेशन की ज्यादा होगी, तो ये नेगेटिव होगी, यानी एक्सोथर्मिक होगी, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से कंबशन आता है हमारे पास। अब कंबशन का रोल जरा अलग होता है। कंबशन को हम अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। किस तरीके से ट्रीट करते हैं? देखो, कंबशन हमारे पास दो टाइप की होती है, एक होती है कंप्लीट कंबशन, और एक होती है पहले तरफ एक पहले तरफ की हेडिंग वेडिंग करें, ठीक है। उसके बाद फिर कंबशन की ये वो टाइप से भी वो बात करते हैं ना। स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन, सही।
इसके ऊपर बात करते हैं। देखो, सबसे पहले तो ये देखो कि कंबशन क्या होती है, कितनी टाइप्स की होती है ना। देखो, वैसे मेरे पास दो टाइप की कंबशन है, कंप्लीट और एक इनकम्प्लीट। हर एक में प्रोडक्ट चेंज बनता है। अगर एक कंबशन हो रही है तो उसमें भी जो है ना तीन तीन प्रोडक्ट बन रहे होते हैं, लेकिन हम उससे सिर्फ एक ही लिखते हैं ना, अकॉर्डिंग टू वन नीड। सही है। नॉर्मल जो एक कंबशन होता है उसमें कुछ कार्बन को कंप्लीट एनर्जी ऑक्सीजन मिल रहा होता है, कुछ को लिमिटेड ऑक्सीजन मिलता है, यानी कुछ को एक्सिस में ऑक्सीजन मिल रहा है, कुछ कार्बन्स को लिमिटेशन में ऑक्सीजन मिल रहा है, लिमिटेड ऑक्सीजन मिल रहा है। तो इसकी बेस पे कंप्लीट और इनकम्प्लीट कंबशन होती है ना। ठीक है। कंप्लीट कंबशन क्या है, देखो, कंबशन का फॉर्मूला क्या है। किसी भी चीज को आप ऑक्सीजन में वो बर्न कर दो, जरूरी नहीं है आप कार्बन को करो, आप सल्फर को भी कर सकते हो। इन केस अगर कार्बन की मैं कंबशन कर रहा हूँ तो CO2 मुझे तो मिलेगा। सल्फर की कंबशन कर रहा हूँ कंप्लीट तो मुझे SO2 मिलेगा। अगर हाइड्रोजन की कंबशन कर रहा हूँ तो मुझे H2O वो मिलेगा। नॉर्मली इन तीन की कंबशन है। सही है, इन तीन की वो कंबशन हम करते हैं तो हमें ये चीजें मिलती हैं, CO2, SO2 और H2। लेकिन ये कंप्लीट कंबशन के लिए, अगर मैं यही इनकम्प्लीट वो कंबशन में मैं लेके जाऊँ, देखो अगर ये मैं चीज जो बन रही है ना, CO2 मेरे पास बन रहा है, एक CO बनता है और एक C बनता है। इनकम्प्लीट और कंप्लीट में सिर्फ हम वो कार्बन की ही तो बात करते हैं नॉर्मली ना। इनकम्प्लीट और कंप्लीट में सिर्फ हम वो कार्बन की ही तो बात करते हैं। सही। अब यहाँ पे क्या है, मेरे पास जो ये CO2 बन रहा है ना, ये बन रहा है ड्यू टू कंप्लीट कंबशन। ये कंप्लीट कंबशन है। ये दोनों जो बन रहे हैं, ये दोनों बन रहे हैं ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन। ये दोनों बन रहे हैं ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन, लेकिन इनमें भी एक डिफरेंशिएट होता है, डिफरेंस होता है। कंप्लीट कंबशन में हमें मिलता है CO2। सही। क्या मिलता है, CO2। और इनकम्प्लीट कंबशन में दो चीजें मिलती हैं। अब दोनों को अलग अलग लिखते हैं। इनकम्प्लीट कंबशन में दो चीजें मिलती हैं, एक हमें मिलता है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, और एक मिलता है वो कार्बन। इसको बोलते हैं सूट। इसको क्या बोलते हैं, सूट। इनकम्प्लीट कंबशन में क्या है, देखो, एक तो मेरे पास कंप्लीट कंबशन यानी एक्सिस में ऑक्सीजन है। कंप्लीट Hmm. कंबशन का मतलब एक्सिस इन ऑक्सीजन ना, Yes. एक्सिस ऑफ ऑक्सीजन। Oxygen. और इनकम्प्लीट कंबशन का मतलब है लिमिटेशन ऑफ ऑक्सीजन ना। Hmm. तो ये क्या मतलब है, लिमिटेड ऑक्सीजन। क्या मतलब है, लिमिटेड ऑक्सीजन। ठीक है, और इसका मतलब है एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। अब देखो यहाँ पे नॉर्मली होता क्या है कि अगर मेरे पास थोड़ी सी लिमिटेशन है ना, थोड़ी लिमिटेशन है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। अगर लिमिटेशन बहुत ज्यादा है, बहुत ही कम मुझे ऑक्सीजन मिल रही है, तो मुझे मिलता है सूट, मिलता है। जो हैशेस होते हैं, कार्बन अपने हैशेस में टूट जाता है, इसको बोलते हैं सूट। अगर मुझे कार्बन मोनोऑक्साइड मिल रहा है तो इट मीन्स के ऑक्सीजन में लिमिटेड ऑक्सीजन है। इसको मैंने क्या लिख दिया, लिमिटेड ऑक्सीजन। फिर ये क्या, वेरी लिमिटेड ऑक्सीजन। सही है, यानी कि ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत ही कम है। ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत ही कम है तो आपको सूट मिल रहा है। इनकी इनकम्प्लीट कंबशन में ये दोनों चीजें आती है। तो हर जो भी कंबशन होता है, तीनों प्रोडक्ट बन रहे होते हैं। हम देखते हैं कि ज्यादा प्रोडक्ट क्या बन रहा है। अगर ज्यादा प्रोडक्ट हमारा CO2 बन रहा है तो वो कंप्लीट कंबशन है। अगर वैसे, अगर हम कंप्लीट कंबशन है, कभी हम कार्बन मोनोऑक्साइड और सूट को लिखते नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ वो कंप्लीट वो कंबशन का मेन प्रोडक्ट ही शो करते हैं। ठीक है। तो अगर वैसे इन रियल तीनों चीजें बन रही होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनता है और सूट भी बनता है। अब जिनको कंप्लीट वो मिल रही है ऑक्सीजन ना, एक्सिस में ऑक्सीजन मिल रही है, वो क्या बना रहे हैं, CO2। जिनको थोड़ी वो कम ऑक्सीजन मिल रही है वो कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहे हैं। जिनको बहुत ही कम ऑक्सीजन मिल रही है तो वो सूट बनाते हैं, यानी वो कार्बन बनाते हैं जो एशेस की फॉर्म में होता है। ठीक है। अब इसी इसी तरीके से क्या होता है, जब हम कंबशन करते हैं ना, तो कंबशन में हीट हमेशा रिलीज होती है। कंबशन के हमारे पास स्पेसिफिक प्रोडक्ट है। अगर हम नॉर्मली हम हाइड्रोकार्बन की वो कंबशन करते हैं, जैसे यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन फर्स्ट को CH4 की कर रहा हूँ,
ऑक्सीजन के साथ ना, तो मेरे पास बनेगा CO2 प्लस H2। क्या बन रहा है? CO2 प्लस H2 बन रहा है, यहाँ पे मैं 2 अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, एक बहुत ही वो कॉमन सेंस की बात है, हमेशा कंबशन जो है वो है। कभी ऐसा ये हुआ है कि कभी आप बारबेक्यू कर रहे हो तो आपको ठंड वो लग रही हो, यानी कि आपसे हीट जो है वो बारबेक्यू में जा रही हो, ऐसा नहीं है। कंबशन है, बर्न हो रहा है। कोई चीज इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न हो रही है, तो वो हॉबिस है कि वो हीट रिलीज करेगा। तो ये क्या होता है, ये हाईली एक्सोथर्मिक होता है। क्या होता है? हाईली एक्सोथर्मिक कंबशन एक्सोथर्मिक। रिएक्शन की। सही है। ये हाईली एक्सोथर्मिक होता है, इसमें वैल्यूज बहुत हाई व नेगेटिव आती है। फॉर्मेशन में कभी वैल्यूज जो है हाई भी आती हैं, कभी लो भी आती हैं। जरूरी नहीं है कि एक ही टाइप की वैल्यूज आएंगी, नहीं। इसमें कभी हाई भी आ जाती हैं, कभी कोई आपको बहुत तगड़ा वो बॉन्ड फॉर्म करना है जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो उसमें फिर ज्यादा एनर्जी होगी। लेकिन अगर आप कोई कमजोर सा बॉन्ड फॉर्म करना है, कोई कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करना है, तो उसमें इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए होती, ठीक है। तो आपकी ये बहुत लो भी बन जाती है। नॉर्मली फॉर्मेशन को लो ही होती है, यानी हमेशा नहीं होती। कभी कभी मतलब कि देख लो कि दोनों इक्वल ही हैं, ये बस देख लो, कभी हाई होगी कभी लो होगी, लेकिन कंबशन तो हमेशा हाई होती है, ठीक है। ये ओवरऑल कंबशन की बात कर रहा हूँ ना मैं, एक किसी एक कंपाउंड की बात नहीं कर रहा, ठीक। इस तरीके से, ठीक है। अब इसकी अगर मैं डेफिनेशन को लिखना चाहूँ, इसकी कोई ऐसी खास वो कंडीशन है नहीं, ठीक है, कंबशन की। स्टैंडर्ड वो कंडीशन तो सब में होती है, यानी कि अच्छा, स्टैंडर्ड स्टेट और स्टैंडर्ड कंडीशन में वो फर्क है। अभी वो भी एक्सप्लेन करता हूँ। बहुत सारे बच्चे इसमें भी ये अपने आप को ये कंफ्यूज करा लेते हैं, और उनको फिर स्टूडेंट्स को मुश्किल होती है। इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। अब यहाँ पे हम जो एंथैल्पी चेंज को पढ़ते हैं, वो हम हमेशा कंप्लीट कंबशन की पढ़ते हैं, इनकम्प्लीट कंबशन की हम तो नहीं पढ़ते। मैंने यहाँ पे लिख दिया ना, इट इज कम्प्लीटली बर्न इन ऑक्सीजन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन एंड प्रोडक्ट्स बीइंग इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। अब इसमें स्टैंडर्ड स्टेट इंक्लूड करना तो मुझे तो नहीं समझ आता, क्योंकि भाई CO2 की स्टैंडर्ड स्टेट वही होगी, वो गैस होगा, सही है। H2O को लिक्विड होगा, या H2O कभी गैस ही तो बन जाता है, ठीक है। तो इसमें स्टैंडर्ड स्टेट का कोई ऐसा रोल नहीं होता। देखो, अब एक दो चीजें बताता हूँ कि स्टैंडर्ड स्टेट और स्टैंडर्ड कंडीशन में फर्क, इसकी कोई खास कंडीशन नहीं है एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन की। एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन की स्पेसिफिक कंडीशन है, वो आपको वो मैट करनी है। 3 कंडीशन है, कौन कौन सी? एक एलिमेंट्स हो, यानी वो रिएक्टेंट इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट हो, सेकंड उनकी स्टैंडर्ड स्टेट हो, और थर्ड के 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा हो, ठीक है। ये तो इसकी वो फिक्स है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ किसकी, फॉर्मेशन की, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर मैं इसको चेंज करूँ और मैं देखूं कि भाई डिफरेंस क्या है एंथैल्पी चेंज, सॉरी, स्टैंडर्ड कंडीशन और स्टैंडर्ड स्टेट में। अब इन वो दोनों में वो डिफरेंस क्या है? देखो, स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब है जो मेरा एलिमेंट है उसकी फॉर्म क्या होती है। जैसे मेरे पास एक ब्रोमीन है, हम ज्यादातर यूं लिख देते हैं Br गैस। ये इसकी स्टैंडर्ड स्टेट नहीं है। इसकी स्टैंडर्ड स्टेट होती है कि एक तो ये Br2 होता है, दूसरा ये लिक्विड होता है। तो जो ये मोनो एटॉमिक और डाई एटॉमिक, ये क्या है? सही है। और दूसरा इसकी वो गैस है या लिक्विड है, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड स्टेट। सही है क्या? मोनो और डाई एटॉमिक हो गया, ये चीज देखते हैं। दूसरा इसकी स्टेट देखते हैं, यानी कि सॉलिड है, लिक्विड है, या गैस है।
इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड स्टेट है, यानी कि जो जिस तरीके से Na है, Na को अगर मैं वो गैस लिख दूं तो ये इसकी स्टैंडर्ड स्टेट नहीं है। स्टैंडर्ड स्टेट क्या है? Na सॉलिड। तो इस तरीके से हम ये मतलब होता है स्टैंडर्ड स्टेट का। स्टैंडर्ड स्टेट एक स्पेसिफिक एलिमेंट की होती है, या किसी आप कंपाउंड की बोल सकते हो। इसी तरीके से स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब है कि जो कंडीशन हमें प्रोवाइड की जा रही है टू डू अ रिएक्शन, यानी जो कंडीशन हमें प्रोवाइड की जा रही है टू स्टार्ट अप द रिएक्शन, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड कंडीशन। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड कंडीशन हमारे पास होता है 1 मोल होता है। 1 मोल हो गया, 25 डिग्री वो सेल्सियस हो गया, जो हमारे पास टू 270 नाइन्टी एट वो केल्विन होता है, और इसके साथ 1 atm पी प्रेशर हो गया। इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन है। और इसी स्टैंडर्ड कंडीशन पे वॉल्यूम होता है 24/TM3। सही। और एवोगाड्रो नंबर भी यूज करते हैं, वो होता है 6.02 × 10⁻23। इसी स्टैंडर्ड कंडीशन को हम बोलते हैं कि भाई जो चार्ज होता है वो 1 फैराडे होता है। 1 फैराडे बराबर होता है 96500 कूलम के। अभी ये आगे आएगा काम जब तुम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ोगे। तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन है, यानी कि हर वैल्यू की अपनी एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, कि जब भी आप कोई चीज डिजाइन कर रहे हो या फिर उसको वो कर रहे हो, तो आप उसकी स्टैंडर्ड ये मतलब वैल्यू लेते हो, क्योंकि हर स्पेसिफिक टेम्परेचर पे उसकी वो कंडीशन चेंज हो सकती है। तो हर वैल्यू की जो स्टैंडर्ड वैल्यू है ना, वो कहलाती है स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड स्टेट क्या है? जो एक एलिमेंट की अपना उसकी फॉर्म क्या है, यानी सॉलिड लिक्विड गैस है। सेकेंडली वो मोनो एटॉमिक, डायटोमिक या ट्राई एटॉमिक है, ये होती है स्टेट। कंडीशन अलग है, तो इन दोनों को कभी एक दूसरे से कंफ्यूज नहीं करना। सही। Yes.